हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन प्लैनेट। तो आज से हम कर रहे हैं सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की शुरुआत। ये जो क्लास रहेगी वो पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों लेवल के लिए रहेगी। मैं डेली के 30 क्वेश्चन कराऊंगी जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which of the following is not the main law of learning as prescribed by the Thorndike? निम्नलिखित में से कौन सा थ्रोनडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने का प्रमुख नियम नहीं है? तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो थ्रोनडाइक के लॉज ऑफ लर्निंग थे उनमें से कौन सा नहीं है। सबसे पहले हम थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं। जो हमारे थ्रोनडाइक है उन्हें फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी भी कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी कौन है? थ्रोनडाइक। और उन्होंने थ्योरी दी थी लॉज ऑफ लर्निंग। उनकी थ्योरी का नाम क्या था? लॉज ऑफ लर्निंग। इसके अंतर्गत उन्होंने मुख्य रूप से यानी कि मेन लॉज कितने दिए थे? 3 दिए थे। कौन कौन से थे वे? वो थे लॉज ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ रेडीनेस। अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। ये इसके 3 मेन लॉ थे। जो हमारा लॉ ऑफ जनरलाइजेशन है ये नहीं दिया था थ्रोनडाइक द्वारा, तो इसमें हमें नहीं बताना था। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं। जो हमारा अभ्यास का नियम यानी लॉ ऑफ एक्सरसाइज है, इसके अंतर्गत थ्रोनडाइक ने बोला था कि हम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतनी हम कम गलती करते हैं और उतना ज़्यादा सीखते हैं। लॉ ऑफ इफेक्ट का मतलब क्या था? प्रभाव का मतलब क्या था? अगर कुछ भी सीखने से हमें खुशी और संतुष्टि होते हैं तो वो चीज़ हम बार बार सीखते हैं। लॉ ऑफ रेडीनेस के अंतर्गत बताया था थ्रोनडाइक ने कि यानी कि इसके अंतर्गत हमें फिज़िकली, सोशली, इमोशनली यानी कि अंदर से प्रिपेयर होना चाहिए, रेडी होना चाहिए किसी चीज़ को सीखने के लिए। तो ये 3 लॉ मैंने आपको डिटेल में बता दिए हैं। क्वेश्चन आपको शायद बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो इसमें हमें बताना था कि थ्रोनडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने का प्रमुख नियम नहीं है। उसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, सामान्यकरण का नियम। इसके बारे में थ्रोनडाइक ने कोई बात नहीं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस द वर्ड इमोशनली इंटेलिजेंस? संवेगात्मक बुद्धि शब्द को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो ये जो इमोशनल इंटेलिजेंट है इसका सर्वप्रथम जो प्रस्तुत किया था वो मेयर और स्लोवे ने किया था 1990 के अंतर्गत। कई बार एचटेट जो है डेट भी पूछ लेता है, तो ये किसने किया था? मेयर और स्लोवे ने किया था। इसके अंतर्गत होता है कि इमोशनल इंटेलिजेंट यानी कि कोई भी व्यक्ति स्वयं के इमोशन के साथ साथ अगर दूसरे के इमोशन को भी पहचान सके, मैनेज कर सके, वो हमारे क्या होती है? इमोशनली इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है, एक मिनट गाइस, नेक्स्ट है, Which of the following approach is based on analyzing the behavior of disabled child and find out the root cause of his/her learning deficiency? यानी निम्नलिखित में से कौन सा उपागम अधिगम अयोग्य बालकों के व्यवहार का विश्लेषण कर उनकी अधिगम न्यूनता के मूल कारणों के जानने के प्रयास पर आधारित है? इसके अंतर्गत देखो, ऑप्शन देखते हैं हम। सबसे पहले हमारा साइको एनालिटिकल अप्रोच यानी मनोविश्लेषणात्मक उपागम। सीडीपी जो है समझ के आधार पर हमें करनी होती है। साइको एनालिटिक यानी कि ये क्या है? थोड़ा विश्लेषण, हम कोई भी चीज़ एनालाइज कर सकते हैं, तो ये हमारा कट हो जाएगा। इसके अंतर्गत किसकी बात की गई है? बिहेवियर की, यानी कि उसके व्यवहार का विश्लेषण हम कौन से अप्रोच से कर सकते हैं? सेकंड ऑप्शन है हमारा बिहेवियर अप्रोच, ये ठीक हो सकता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शनल अप्रोच। इसमें कोई भी इंडिविजुअल यानी कि प्रत्येक
किसी की इंडिविजुअलिटी की बात नहीं की गई है, मल्टी सेंसरी की भी अप्रोच यानी बात नहीं की गई है। इसके अंतर्गत बिहेवियर की बात की गई थी, यानी कि हम किसी भी डिसेबल बच्चे के बिहेवियर, तो वो कौन सी अप्रोच से होगा, बिहेवियर अप्रोच के अंतर्गत। तो ये बिहेवियर अप्रोच कौन सी होती है, ये वो अप्रोच होती है जब व्यक्ति अपने चारों ओर इन्वायरमेंट यानी कि चारों ओर की परिस्थिति या फिर अपने चारों ओर के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग व्यवहार करता है। नेक्स्ट है, हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ लेटेंट लर्निंग। लुप्त अधिगम सन प्रत्यय को सर्वप्रथम किसने परिचित कराया। तो ये जो लेटेंट लर्निंग है ये टॉलमैन द्वारा दी गई थी। ये नाम है थ्योरी का, लेटेंट लर्निंग बाय टॉलमैन। तो ये थ्योरी बहुत सारी है, तो आप कैसे हर थ्योरी आपको ऐसे याद करनी है, जैसे लेटेंट लर्निंग थ्योरी बाय टॉलमैन, पूरा पढ़ोगे आप तभी आपको याद होगी। तो लेटेंट लर्निंग क्या होती है, लेटेंट लर्निंग होती है यानी जो सीखना, अधिगम, जो अधिगम छिपा हुआ होता है, यानी हमारी छिपी हुई लर्निंग। और इसका दूसरा नाम भी है, इसे हम बोलते हैं पर्पसिव लर्निंग। दूसरा नाम क्या है इसका, पर्पसिव लर्निंग भी बोला जाता है इस थ्योरी का दूसरा नाम, आप नोट कर लेना। तो ये ऐसी लर्निंग है जो हो रखी होती है, लेकिन वो जब तक छिपी रहती है जब तक हमें इसकी ज़रूरत नहीं होती। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल देकर मैं आपको समझाती हूँ। जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स जो है मान लेते हैं एक पिता अपने लड़के को रोज़ स्कूल छोड़ने जाता है। किसी दिन उसके पिता को ऑफिस में कुछ वर्क हो जाता है तो वो लड़का खुद स्कूल चला जाता है। देखो अब वो खुद चला जाता है, ये इसकी छिपी हुई लर्निंग ही थी ना, क्योंकि जब उसको नीड हुई तो वो खुद चला गया। तो इसे हम लेटेंट लर्निंग बोलते हैं, जो कि टॉलमैन द्वारा दी गई। नेक्स्ट है, हु वाज द मेन प्रोपाउंडर ऑफ फंक्शनलिज्म। प्रकार्यवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन थे। तो फंक्शनलिज्म के कौन थे, विलियम जेम्स। इसके अंतर्गत होता है कि हमारा माइंड कैसे वर्क करता है, कैसे फंक्शन करता है। तो ये किसके द्वारा दिया गया था, विलियम जेम्स। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ इनेट मोटिव। निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक है। तो ये जो मोटिव होते हैं यानी कि अभिप्रेरक होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है हमारा इनेट मोटिव यानी कि जो जन्मजात है, एक होता है हमारा एक्सट्रिंसिक यानी कि जो बाहरी है। तो इनेट मोटिव वो होता है जो हमें नेचुरली होता है, जैसे भूख लगना, प्यास लगना, सोना, ये हमारे क्या होते हैं, नेचुरली होते हैं, यानी कि ये जन्मजात होते हैं। और ये जो एक्सट्रिंसिक मोटिव होता है ये होता है जैसे बाहर का कोई भी, जैसे हम टॉप करते हैं, मान लो टॉप करने पर रिवार्ड मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा, तो ये हमारा हो गया बाहरी, यानी कि हम टॉप इसलिए करते हैं ताकि हमें रिवार्ड मिले, यानी कि बाहर वाले हमारी प्रशंसा करें, हमारे एग्जाम्पल्स दे। तो ये हमारा होता है एक्सट्रिंसिक मोटिव। और एक इनेट मोटिव क्या होते हैं, जो नेचुरली होते हैं, जो हमारे जन्मजात होते हैं। तो आइए इसमें से ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा उदाहरण है। अवार्ड, सबसे पहले है पुरस्कार। पुरस्कार बाहरी होता है। हंगर, भूख जो है हमारा इनेट मोटिव होता है, यानी कि जन्मजात अभिप्रेरक। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है, इन विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट द सेक्शुअल चेंज दैट ऑकर इन द चाइल्ड बॉडी स्टार्ट टू अपीयर। बालक के शरीर में होने वाले लैंगिक परिवर्तन विकास की कौन सी अवस्था में दिखाई देना प्रारंभ हो जाते हैं। यानी इसके अंतर्गत हमें बताना है कि बच्चे में कब सेक्सुअल चेंजेस स्टार्ट अपीयर यानी दिखने आरंभ हो जाते हैं। तो ये कब होते हैं, ये हमारे होते हैं प्यूबर्टी के अंतर्गत, यानी वयसंधि काल के अंतर्गत। यानी कि इसमें जो है बच्चा जो है टॉलर, हैवियर और स्ट्रॉन्गर दिखने लगता है। और सेक्सुअल अपीयरेंस भी, जैसे लड़कियां होती हैं उनकी जो आवाज़ है वो थोड़ी स्वीट हो जाती है, बॉयज़ की थोड़ी हैवी होती है। तो इस तरह के जो चेंजेस होते हैं,
तो वो हमारे प्यूबर्टी में होने स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग? क्लासिकल अनुबंधन का अन्य नाम क्या है? तो ये जो क्लासिकल कंडीशनिंग थे, सबसे पहले जानेंगे कि ये जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी थी ये किसके द्वारा दी गई थी? ये दी गई थी इवान पावलोव द्वारा। ये थ्योरी दी गई थी, किसके द्वारा दी गई थी? एक मिनट गाइस, ये थ्योरी दी गई थी इवान पावलोव द्वारा। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी गई थी। तो कैसे याद करेंगे? क्लासिकल कंडीशन थ्योरी बाय इवान पावलोव। इवान पावलोव क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। कैसे? इवान पावलोव क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। तो ये जो इवान पावलोव थे, इन्होंने एक डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। कई बार पूछ लेते हैं कि किस चीज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था और इनकी थ्योरी को टाइप एस कंडीशनिंग थ्योरी भी कहा जाता है, यानी कि एस प्रकार का अनुबंधन। तो इसमें नाम पूछा था कि दूसरा कौन सा नाम है जिससे क्लासिकल कंडीशन को जाना जाता है, तो वो क्या होगा? टाइप एस कंडीशनिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस थ्योरी के अंतर्गत है कि हम किसी भी चीज़ की शुरुआत है वो स्टिमुली की मदद से करते हैं और उससे स्टिमुली की मदद से यानी रिस्पॉन्स लाए जाते हैं। स्टिमुली क्या होता है? इसके अंदर जैसे डॉग था, डॉग पे इसका डॉग का स्टिमुली क्या था? बेल, यानी कि बेल बजने पर खाना दिया जाता है। तो ये थी इवान पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, जिसे टाइप एस कंडीशनिंग भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, what is age group given by erection for the stage industry versus inferiority? परिश्रम प्रियता बनाम हीनता अवस्था के लिए इरेक्शन ने कौन सा आयु समूह बताया है? तो ये जो इरेक्शन थे, इनकी थ्योरी का क्या नाम था? इरेक्शन की थ्योरी थी साइको सोशल थ्योरी जो है इरेक्शन के द्वारा दी गई थी। और इसके अंतर्गत इरेक्शन के टोटल कितनी स्टेज थी? 8 स्टेजेस के अंतर्गत इन्होंने अपनी थ्योरी बताई थी। और इसका दूसरा नाम है लाइफ स्पैन डेवलपमेंट थ्योरी। दूसरा नाम क्या है? लाइफ स्पैन डेवलपमेंट थ्योरी। जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ क्वेश्चन के साथ, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, इसलिए आप ये सब नोट कर लेना, या फिर आप बोलोगे तो मैं टेलीग्राम पर ये PDF शेयर कर दूँगी विद आंसर के साथ, डिटेल आंसर के साथ। तो ये जो इरेक्शन की थ्योरी थी, साइको सोशल थ्योरी या फिर लाइफ स्पैन डेवलपमेंट थ्योरी, इसके अंतर्गत इरेक्शन ने कितनी स्टेज दी थी? 8। और ये जो इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियर स्टेज थी, इसके अंतर्गत था कि बच्चा जब खुद को कार्य में, किसी काम में लगाने में, किसी काम करने में ट्राई करता रहता है, या तो उसे खुशी मिलती है या फिर उसे हीनता महसूस होती है। तो इसके अंतर्गत पॉजिटिव और नेगेटिव इफ़ेक्ट जो है इरेक्शन ने बताए थे साइको सोशल थ्योरी के अंतर्गत, यानी कि बार बार मेहनत या परिश्रम करने से या तो उसे खुशी मिलेगी या फिर हीनता महसूस होगी। और ये जो एज थी जो इरेक्शन ने बताई थी, ये थी 6 से 11 साल की उम्र में बच्चा ऐसा करता है। नेक्स्ट है हमारा, एक मिनट गाइस, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सही सिद्धांत नहीं है? आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट करेक्ट प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। तो हमें बताना है कि कौन सा ठीक नहीं है। नहीं बिल्कुल याद रखना, नहीं है। सबसे पहला है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, सात्यांत का सिद्धांत। तो ये प्रिंसिपल है डेवलपमेंट का। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी के अंतर्गत, यानी कि ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, जन्म से मृत्यु तक कंटिन्यू चलता रहता है, हमारा विकास होता रहता है। सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, यानी जो इंडिविजुअल का जो डेवलपमेंट है वो अपना अलग अलग होता है। तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न, यानी कि एक रूपता का सिद्धांत, यानी एक यूनिफॉर्म पैटर्न में डेवलपमेंट होता है बच्चे का, ये भी था। प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, ये हमारा गलत है और इसके अंतर्गत बताना था कि कौन सा करेक्ट नहीं है।
तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो गया। ये जो होता है ये हमारा जनरल से स्पेसिफिक होता है। जनरल से क्या होता है? स्पेसिफिक। और इसके अंतर्गत क्या दिया है? स्पेसिफिक से जनरल। इसके अंतर्गत जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, स्पेसिफिक होती है कोई भी चीज़ विशिष्ट, जैसे लिखना सीखना, ये हमारी होगी स्पेसिफिक। जैसे छोटा बच्चा है, लिखना बाद में सीखेगा लेकिन किसी चीज़ को पकड़ना जल्दी सीखेगा। जैसे कोई भी टैडी होता है, बच्चा तभी पकड़ लेता है, कोशिश करता है, लेकिन लिखना वो बाद में सीखता है। इसलिए जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो जनरल से स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक टू जनरल नहीं होता। नेक्स्ट है, विच ऑफ द थॉट्स ऑफ स्कूल इन साइकोलॉजी इज कॉल्ड द ब्लैक बॉक्स थ्योरी। निम्नलिखित में से कौन सा मनोविज्ञान का संप्रदाय विचार ब्लैक बॉक्स थ्योरी के नाम से जाना जाता है? तो ये कौन सा विचार जाना जाता है? ये हमारा होगा बिहेवियरिज्म, यानी व्यवहारवाद को ब्लैक बॉक्स थ्योरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड मेंटल हेल्थ। निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है? ये क्वेश्चन तो आप भी बता सकते हो कॉमन सेंस के आधार पर। गुड मेंटल हेल्थ का लक्षण नहीं है, देखो, एबिलिटी टू एडजस्ट, यानी समायोजन योग्यता। अगर बच्चा ठीक से एडजस्ट कर पा रहा है किसी भी इन्वायरमेंट में तो उसकी मेंटल हेल्थ बिल्कुल ठीक है, हमें नहीं बताना है। दूसरा, इमोशनली मैच्योरिटी, यानी कि वो मैच्योर है इमोशनली भी, तो ये भी हमारा ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, बच्चे के अंतर्गत आत्मविश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ, तो ये भी एक गुड मेंटल हेल्थ का साइन है। दूसरा है लास्ट है इनटॉलरेंस, यानी असहनशीलता, बच्चा कुछ भी टॉलरेट नहीं कर रहा, कुछ भी सहन नहीं कर रहा, तो ये हमारा मेंटल हेल्थ का गुड एग्जाम्पल नहीं है, तो हमें इसमें नहीं बताना था। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्केल 1 इन कैटल कल्चर फ्री इंटेलिजेंस टेस्ट वॉज प्रिपेयर्ड फॉर होम। कैटल संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण की मापनी एक किसके लिए बनाई गई है? तो ये जो कैटल कल्चर फ्री इंटेलिजेंस टेस्ट है, इसके अंतर्गत 3 स्केल है, स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3। तो सबसे पहले हमें बताना है स्केल 1 किसके लिए है। तो स्केल 1 है 4 से 8 साल के बच्चे के जो भी मानसिक दोष होते हैं उन व्यक्तियों के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो हमारा स्केल 1 है कैटल कल्चर फ्री इंटेलिजेंस टेस्ट का, वो 4 से 8 साल के बच्चों के लिए है, जिससे उनके मानसिक दोष पता लगाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट लॉजिकल ऑर्डर ऑफ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक की प्रक्रिया के लिए सही तार्किक क्रम है? रचनात्मक, क्रिएटिविटी क्या होती है? क्रिएटिविटी होती है कोई भी हमारे दिमाग में कोई भी आइडिया होता है उसको रियलिटी में बदलना, वो हमारी क्या हो गई? क्रिएटिविटी। ठीक है, और ये जो प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी है किसके द्वारा दिया गया था? ग्रैम वॉलेस। यहाँ पे मैं नाम लिख देती हूँ, हिंदी में भी इसे यही बोलेंगे। ये दिया गया था ग्रैम वॉलेस द्वारा, प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी बताया गया था। इसके अंतर्गत बताया गया था कि सबसे पहले क्या होती है? प्रिपरेशन, यानी तैयारी करते हैं। प्रिपरेशन के बाद क्या होगी? इंक्यूबेशन, फिर इंसाइट, फिर वेरिफिकेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो गया। ये सीक्वेंस में है, ऑर्डर में है, ऐसे ही आपको याद करने हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद द ऑपरेंट कंडीशनिंग। निम्नलिखित में से कौन सा पद क्रिया प्रसूत अनुबंधन से संबंधित नहीं है? इसमें हमें बताना कि कौन सी टर्म जो है ऑपरेट कंडीशनिंग से संबंधित नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी थी ये किसने दी थी? ये स्किनर द्वारा दी गई थी। स्किनर की ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी, वहाँ नाम स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है। स्किनर की क्या थी? ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी, याद रखोगे, इम्पोर्टेंट है। ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी थी? स्किनर के द्वारा दी थी। और इसने किस चीज़ पे एक्सपेरिमेंट किया था?
इन्होंने रैट यानी चूहे पर एक्सपेरिमेंट किया था और उसके अंतर्गत जो इनसाइट टर्म है यानी अंतर्दृष्टि उसका यूज़ नहीं किया गया और इसमें हमें नहीं बताना था। उन्होंने री इन्फॉर्मेंस, स्पॉन्टेनियस रिकवरी, एक्सटिंक्शन तीनों का यूज़ किया लेकिन इनसाइट का कहीं भी यूज़ नहीं किया है। नेक्स्ट है हु इंट्रोड्यूस लर्निंग डिसेबल वर्ड वेरी फर्स्ट फॉर द चिल्ड्रन सफ़र फ्रॉम वेरियस लर्निंग प्रॉब्लम। वे बच्चे जो विभिन्न प्रकार के अधिगम समस्याओं से ग्रस्त रहते हैं उनके लिए अधिगम अक्षम शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ये जिन बच्चों में लर्निंग डिसेबिलिटी रहती है तो उसका सबसे पहले यूज़ जो है सैमुअल क्रिक ने किया था। किसने किया था? सैमुअल क्रिक ने। कुछ फैक्ट्स होते हैं जो हमें याद करने ही होते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट इज़ नॉट सपोर्टर ऑफ व्यू अबाउट साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ ए सोल। निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान विचारधारा का समर्थक नहीं है? तो साइकोलॉजी इज ए साइंस ऑफ ए सोल किसने माना था? ये माना था प्लेटो ने, अरिस्टोटल ने और डेस्कार्टो ने। इन्होंने क्या था कि कहा था कि साइकोलॉजी क्या है? साइंस ऑफ ए सोल है यानी कि आत्मा के विज्ञान के रूप में साइकोलॉजी को माना था। लेकिन जो विलियम वुड थे यानी ऑप्शन नंबर 4 इन्होंने इसको सपोर्ट नहीं किया था। इसके अंतर्गत हमें नहीं बताना था तो हमारा आंसर हो गया वुड। नेक्स्ट है इन विच ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी देयर इज़ अ स्कोप ऑफ स्टडी ऑफ टेलीपैथी और रीबर्थ। मनोविज्ञान की कौन सी शाखा में टेलीपैथी, पुनर्जन्म जैसी क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है? तो ये किसके अंतर्गत किया जाता है? ये किया जाता पैरासाइकोलॉजी यानी कि ऑप्शन नंबर 3 पैरासाइकोलॉजी के अंतर्गत पुनर्जन्म, टेलीपैथी का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे इन विच स्टेज child is able to understand hypothesis and getting thinking ability on the basis of logical statement। जीन पियाजे के अनुसार बालक कौन सी अवस्था में परिकल्पना को समझने तथा तार्किक वाक्यों के आधार पर विचार करने की योग्यता प्राप्त कर लेता है? तो ये जो जीन पियाजे की थ्योरी है, स्टार लगा लो, ट्रिपल स्टार, जितने स्टार लगाओगे उतने कम है। ये आपको एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से करके जानी है। सबसे पहले तो इसके अंतर्गत 4 स्टेजेस बताई थी जीन पियाजे ने और ये जो है हाइपोथेसिस यानी तार्किक जो सोच है वो किस एज में बच्चा सीख जाता है? वो सीख जाता है बच्चा 11 से लेके 15 साल की उम्र में यानी कि ऑप्शन नंबर 4। और इस स्टेज का नाम क्या है? फॉर्मल ऑपरेशनल पीरियड। क्या है? फॉर्मल ऑपरेशनल पीरियड, ये स्टेज का नाम है। इसकी चारों स्टेज आपको पढ़ के जानी है। जीन पियाजे बहुत ही इम्पोर्टेंट रहे हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजी स्टडी अबाउट मैन थिंकिंग, मेमोरी, लैंग्वेज, परसेप्शन एक्सेट्रा। निम्नलिखित में से कौन सा मनोविज्ञान मानव के चिंतन, स्मृति, भाषा, प्रत्यक्षीकरण इत्यादि का अध्ययन करता है? तो जब भी थिंकिंग की बात हो, कभी भी थिंकिंग की बात हो तो वहाँ पे हमेशा कॉग्निटिव साइकोलॉजी ही आएगी यानी संज्ञानात्मक मनोविज्ञान की ही बात होगी। यानी हमें बताना है कि किस साइकोलॉजी के अंतर्गत जो है चिंतन करते हैं, स्मृति, भाषा, इन सब का अध्ययन किया जाता है। तो वो हमारी होगी कॉग्निटिव साइकोलॉजी। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द टाइप ऑफ पर्सनैलिटी गिवन बाय द क्रैचमर। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार क्रैचमर द्वारा नहीं दिया गया? तो ये जो क्रैचमर थे इनके द्वारा 4 टाइप ऑफ पर्सनैलिटी दी गई थी। ठीक है, और इसमें बताना है कि कौन सा नहीं था। तो पहला क्या था? एथलेटिक, ये दिया गया था। इसके अंतर्गत क्या होता है? एथलेटिक के अंतर्गत देखो जैसे नाम से ही आप कर सकते हैं सुडोल। इसके अंतर्गत जो बच्चा होता है वो फिट रहता है यानी कि वो फिज़िकली मेंटली तौर पे बिल्कुल फिट है। दूसरा हमारा एस्थेटिक भी दिया गया है
लेकिन ये जो थर्ड है एस्थेनिक लंबकाय, ये ट्रेचरर द्वारा पर्सनालिटी के अंतर्गत नहीं दिया है, तो इसमें हमें नहीं बताना था। तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड कि क्रेचमर द्वारा ये पर्सनालिटी का टाइप नहीं दिया गया। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द ग्रुप ऑफ द मोरल डेवलपमेंट स्टेज हेट्रोनोमी रेसिप्रोसिटी गिवन बाय द जीन पियाजे। जीन पियाजे के अनुसार नैतिक विकास अवस्था प्रायतता अन्योन्यता का आयु समूह क्या है। तो ये जो जीन पियाजे थे इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट दिया था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, कई बार मोरल डेवलपमेंट के बारे में पूछ लेते हैं। तो ये जो इनकी एज थी, किस एज के अंतर्गत इन्होंने क्या दिया था, हेट्रोनोमी डेवलप। तो ये दिया गया था ऑप्शन नंबर फोर्थ 11 से 13 साल की उम्र में हेट्रोनोमी रेसिप्रोसिटी यानी प्रायतता अन्योन्यता का समूह दिया गया, प्रायणता अन्योन्यता का डेवलपमेंट के अंतर्गत। इसके अंतर्गत बताया गया था कि हमें दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जो हमारे लिए खुद अपमानजनक हो। तो ये इसका मतलब क्या होगा, हेट्रोनोमी रेसिप्रोसिटी। तो ये 11 से 13 साल के बीच में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग डिसेबल चिल्ड्रन। लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अक्षम बालकों का लक्षण नहीं है। तो इसमें हमें बताना है कि लर्निंग डिसेबल चिल्ड्रन मतलब कौन सी एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। सबसे पहले है परसेप्चुअल इफेक्टिवनेस, प्रत्यक्षीकरण प्रभाविता। ये लर्निंग डिसेबल चिल्ड्रन की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। वो इमोशनली इनस्टेबल होता है, ये भी होती है। डिसऑर्डर होता है यानी वो एक जगह ध्यान अटेंशन नहीं कर पाता। इम्पल्सिविटी होती है, आवेग होता है उसके अंतर्गत। इसमें हमें लेकिन नहीं बताना था, तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द IQ रेंज ऑफ सीवियर मेंटल रिटार्डेड चाइल्ड। गंभीर मानसिक मंदता वाले बालक बुद्धि की लम्बी क्या होती है। तो ये जो बच्चे होते हैं वो इनका IQ होता है 20 से 35 तक इनका IQ होता है। इस जो बच्चे मेंटल रिटार्डेड चाइल्ड होते हैं इसके अंतर्गत होता है बच्चा कोई भी या फिर घरेलू काम कर ले या फिर कोई भी टास्क करता है उसमें उसे किसी गाइडेंस या फिर हेल्प की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो इसका IQ कितना होगा 20 से 35। नेक्स्ट है इन विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इंटरेस्ट फ्रेंडशिप डेवलप टुवर्ड सेम सेक्सुअल ग्रुप। विकास की कौन सी अवस्था में समान लिंगियों के साथ रुचि मित्रता विकसित होती है। तो इसके अंतर्गत हमें वो एज ग्रुप बताना है जिसके अंतर्गत बच्चा जो है अपने सेम सेक्स यानी बॉय सिर्फ बॉय से ही बात करेगा, बॉय से बात करेगा, लड़की लड़की से ही बात करेगी। लेकिन क्या होता है कि अपने ही जैसे जो सेम सेक्स होता है लड़का लड़के से लड़की लड़की से ही फ्रेंडशिप करती है। तो ये जो एज होती है बच्चों की वो 10 से 12 साल की एज होती है। इसमें बच्चे सेम सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द टाइप ऑफ रियलिस्टिक थिंकिंग। निम्नलिखित में से कौन सा यथार्थवादी चिंतन का प्रकार नहीं है। रियलिस्टिक थिंकिंग क्या होती है। रियलिस्टिक थिंकिंग वो होती है जिसके अंतर्गत हम पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देखते हैं, उसका नेगेटिव भी देखते हैं और न्यूट्रल भी देखते हैं। तो इसका कौन सा टाइप नहीं है। कन्वर्जेंट थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, इवैल्यूएटिव थिंकिंग, जो हमारी ऑटिस्टिक थिंकिंग है, सबलीन चिंतन है, वो रियलिस्टिक थिंकिंग का टाइप नहीं है। इसके अंतर्गत रियलिस्टिक थिंकिंग का कोई मतलब नहीं होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच साइकोलॉजिस्ट वॉज नॉट सपोर्टर ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। मानवतावादी मनोविज्ञान के समर्थन नहीं थे। तो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के समर्थन कौन नहीं थे, फ्रूड, जिनकी थ्योरी का क्या नाम था, साइको एनालिटिकल थ्योरी। नेक्स्ट है हु वॉज द प्रो फाउंडर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। संरचनावाद के प्रवर्तक कौन थे।
तो संरचनावाद के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? विलियम वुड। इनकी थ्योरी का क्या नाम था? थ्योरी ऑफ कॉन्साइसनेस। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज नॉट रिलेटेड विद द मोटिवेशन साइकिल? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अभिप्रेरणा चक्र से संबंधित नहीं है? तो ये जो हमारी मोटिवेशनल साइकिल होती है ये बिल्कुल हमारे जैसे हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए होती है उसी की तरह होती है। यानी हमें नीड होती है फिर हम कोशिश करते हैं, नीड होती है फिर हम कोशिश करते हैं यानी ड्राइव करते हैं, ठीक है। और ड्राइव करते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके जो गोल है उसके ओरिएंटेड बिहेवियर करते हैं। जैसे अभी मान लेते हैं जैसे एचटेट क्लियर करना है तो इसकी हमें नीड हुई क्योंकि इसके बाद ही हम हरियाणा में टीचर लग सकते हैं। तो उसके लिए हम इंसेंटिव क्या होगा, यानी उसके PYQ सॉल्यूशन करना, यानी कि उसके गोल ओरिएंटेड बिहेवियर करना कि इस तरह से करेंगे तो हमारा पास हो जाएगा। लेकिन इमोशन में कोई भी इमोशन का इससे कोई रिलेशन नहीं है मोटिवेशन साइकिल में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसमें हमें नोट बताना था। नेक्स्ट है, द इमोशन ऑफ फियर एसोसिएटेड विद विच बेसिक इंस्टिंक्ट? भय का संवेग किस मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है? तो देखो, डर हमें जब भी हमें किसी चीज़ से डर लगता है तो हम क्या करते हैं? रेपल्यूशन यानी प्रतिकर्षण। रेपल्यूशन क्या होता है? घृणा होता है, इसे हम घृणा बोलते हैं। घृणा किससे करते हैं? जो हमें पसंद नहीं होता, जिससे हम नफरत करते हैं। लेकिन इसमें हमें बताना इमोशन ऑफ फियर है, भय है, तो हम वहाँ से जाना उचित समझेंगे। तो हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 एस्केप। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना, लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आपका सपोर्ट रहा तो मैं ये सीरीज़ बिल्कुल कंटिन्यू रखूँगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।